From today, we are going to start our fourth chapter, that is complex number and quadratic equation. ये क्लास 11 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स हैं, पहले वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मैं इस चैप्टर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे जेईई है या फिर और भी बिट प्लान या इस टाइप के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, मैं उनको भी इसमें कवर करूँगी। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन और फिर जो एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक नया टॉपिक है जो इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है आप लोगों को। तो वो कहाँ से आया और उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। लास्ट आपका जो क्लास 10 था उसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जब आप वैल्यू निकालते थे, तो इसमें 3 केसेस आपको बताए गए थे। इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि रूट्स है, रियल है और उसका हम सॉल्यूशन निकालते थे। अगर डी इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स दैट उसके 2 रूट्स हैं बट दे आर इक्वल एंड रियल रूट्स हैं बट इक्वल हैं। बट अगर इफ़ डी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है वो अगर लेस देन 0 है, मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू है, तो हम उसे इमेजनरी रूट्स कहते थे और उसको वहीं ड्रॉप कर देते थे, उसका कोई सोल्यूशन हम नहीं निकालते थे। इस चैप्टर में आपको 11th स्टैंडर्ड में यही कॉम्प्लेक्स नंबर बताया गया है कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, मतलब माइनस साइन में अगर आपका है और आपकी इमेजनरी रूट्स हैं, तो उन इमेजनरी नंबर को ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। जब वो लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव में हो। हम अभी तक जो रूट है, अंडर रूट में जब भी हम स्क्वायर रूट लेते थे, उसके अंदर कभी भी हमने नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस नहीं किया है क्योंकि वो इमेजनरी नंबर बन जाता था। उसका सॉल्यूशन हमने नहीं सीखा था 10th स्टैंडर्ड तक। बट 11th स्टैंडर्ड में अब हम अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनको क्या कहते हैं और उनका सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, यही सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है वो सबसे लास्ट टॉपिक है आपका। हम स्टार्ट करेंगे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से कि उसका कंसेप्ट क्या है, उसका कैसे उसे सॉल्व करते हैं, वो क्या होता है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब डी आपके पास लेस देन 0 हो तब उसकी इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। यहाँ पे जो a और b है ये रियल नंबर्स हैं और जो आयोटा है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a और b जो है वो हमारे रियल नंबर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमेशा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। ये जो i है वो है आयोटा। ठीक है। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z which is equals to a plus iota b where a is called the real part and b is called the imaginary part। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे ये है a प्लस आयोटा b, तो जो a है वो है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और आयोटा के साथ वाला जो नंबर है जिसे हम i बोलते हैं यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं क्या कंसेप्ट है वो आगे बताती हूँ आपको। और जो आयोटा के साथ जो नंबर है वो है हमारा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अब है कंसेप्ट ऑफ आयोटा। आई क्या होता है, तो ये जो आयोटा होता है ये होता है अंडर रूट में -1। इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है अंडर रूट -2, तो इस -2 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट -1। और अंडर रूट -1 जो होता है वो होता है हमारा आयोटा। तो मैं इसे लिख सकती हूँ अंडर रूट 2 आयोटा। जो माइनस साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है आयोटा में। अगर कहीं आयोटा आपको मिलेगा, कहीं भी दिखेगा कि इट मीन्स दैट कि वो अंडर रूट -1 है जिसे हमने आयोटा लिख दिया है। -4 है अंडर रूट में, इसे हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -1। इट मीन्स दैट अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी आयोटा। सो द आंसर इज रूट 4 आयोटा और रूट 4 की वैल्यू होती है 2, सो इट विल बी 2 आयोटा। ठीक है, ये है आपका कंसेप्ट ऑफ आयोटा। अब एक्चुअली हम इसकी पावर्स देखते हैं किस तरीके से होता है। आपको बस सिर्फ 4 जो नंबर है उनको लर्न करना है, उसके बाद सारे जो नंबर्स है वो बस रिपीट होते चले जाते हैं। जैसे आयोटा की वैल्यू होती है -√-1। ठीक है, आयोटा मीन्स -√1।
आयोटा स्क्वायर जो होता है, आप अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 करेंगे, सो इट विल बी -1। तो आपको लर्न करना है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। कभी भी हम आगे क्वेश्चंस में आयोटा स्क्वायर देखेंगे तो उसकी जगह हम डायरेक्ट -1 पुट कर सकते हैं। आयोटा द पावर 3 मतलब आयोटा क्यूब, ये जो आयोटा क्यूब है इसकी वैल्यू आपकी होती है इक्वल्स टू माइनस आयोटा। आप करके देखिए, अंडर रूट -1 को 3 बार लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा। तो आपको लर्न करना है आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। और आयोटा टू द पावर 4 ये जो होती है वो होती है 1। आप अंडर रूट -1 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 1। ठीक है, आपको सिर्फ ये 4 नंबर ही लर्न करने हैं, इसके बाद सारे नंबर्स रिपीट होते चले जाते हैं। आप जैसे कोई भी देख लीजिए, जैसे आयोटा द पावर 9 है, ठीक है, आयोटा द पावर 9 को मैं 4 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। 4 के मल्टीपल में कैसे, 4 2 सा 8, 8 + 1 9। ठीक है, 9 को मैंने कैसे लिखा, 4 के मल्टीपल में 4 × 2 + 1 मीन्स 4 2 सा 8, 8 + 1 9। अब ये जो आयोटा टू द पावर 4 है इसको मैंने कैसे लिखा, आयोटा द पावर 4 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा द पावर 1 को मैंने लिखा आयोटा। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ ब्रेक किया है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आयोटा द पावर 4 जो होता है वो होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे आयोटा है तो इसकी वैल्यू अगेन आयोटा हो गई। इट मीन्स दैट आयोटा द पावर 9 अगर आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आयोटा मिलेगा। इसी तरीके से आयोटा द पावर 11 मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसे भी मैं 4 के मल्टीपल में ब्रेक करूंगी। सो इट विल बी 4 + 2, इट मीन्स दैट 4 2 सा 8, 8 + 3 इज 11। ठीक है, इस चीज़ को मैं अगेन लिख सकती हूँ 4 टू आयोटा द पावर 4 और उसकी पावर 2 और ये 3 में हो जाएगा अलग से आयोटा द पावर क्यूब। ये अगेन हो गया पूरा 1। ठीक है, आयोटा अगेन आयोटा द पावर 4 और आयोटा 4 की आप कुछ भी पावर लगाओगे तो भी आपको हमेशा 1 मिलेगा। यहाँ पे है आयोटा क्यूब और आयोटा क्यूब की हमने यहाँ पे वैल्यू लर्न की थी, इट विल बी माइनस आयोटा। सो द आंसर इज माइनस आयोटा। इसीलिए आप कोई भी पावर आप ले सकते हैं, आपको इन चारों में से ही नंबर मिलेंगे, इसके बाद सारे नंबर्स यही रिपीट होते चले जाते हैं। तो आपको सिर्फ 4 ही पावर का लर्न करना है। आयोटा इज इक्वल्स टू -1 अंडर रूट, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा टू पावर क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद ये जितनी पे पावर्स हैं इनकी वैल्यूज रिपीट होंगी। सो इसके आगे आपको लर्न नहीं करना है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी बुक में ही गिवन है आपको। इफ 4x + आयोटा 3x - y इज इक्वल्स टू 3 + आयोटा -6। ठीक है, इसके इक्वल गिवन है वेयर x एंड y बोथ आर द रियल नंबर्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जब आपके पास गिवन है, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप देख सकते हैं इसमें भी आयोटा है, रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है, इसमें भी रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है और ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है। तो जब इस टाइप का इक्वल दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं, इट मीन्स दैट कि उन दोनों के ही जो रियल नंबर है वो आपस में इक्वल है और जो इमेजनरी नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। रियल नंबर और इमेजनरी नंबर ये दोनों एक साथ एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, रियल पार्ट अलग होता है, इमेजनरी पार्ट अलग है। तो इसका जो रियल पार्ट है वो है 4x और इसका रियल पार्ट है वो है 3। तो ये दोनों इक्वल है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 3/4। सिमिलरली इसका इमेजनरी पार्ट को इक्वल करते हैं। इमेजनरी पार्ट यहाँ है 3x - y और यहाँ है -6। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू जो 3/4 है वो उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 33/4। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था ये। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, इट मीन्स दैट उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल है एंड इमेजनरी पार्ट आपस में इक्वल है। आगे करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पहला। हम स्टार्टिंग से जो आपके एग्जाम्पल मतलब जो बुक में एग्जाम्पल्स गिवन है, एक्सरसाइज गिवन है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है आपको इवेल्यूट करना है आयोटा द पावर 135। ठीक है, जब भी आपके पास कोई भी पावर हो, आपको सबसे पहले उसका 4 के मल्टीपल में उसको ब्रेक करना है। ठीक है, इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसे 4 से डिवाइड कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, या आपको रफ में करना है। 135 डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल बी 33 एंड द रिमाइंडर विल बी 3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 × 33, सो इट विल बी
जब हम 4 इंटू 33 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132, और उसमें हमने इसे ब्रेक किया, दैट विल बी 433 प्लस 3, ठीक है। 433 इज इक्वल्स टू 132 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 135। अब अगेन मैं इसे लिख सकती हूँ 4 टू आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 33। यहाँ पे मैंने 4k प्लस 1 लिया है, बट वही बात है, यहाँ पे k की जगह जो है वो 33 है, तो 4k प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, और आयोटा की पावर 3 जो है वो एज इट इज़ हो जाएगी। या फिर आप सिंपल इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 33, मतलब 1 की पावर 33, इट विल बी 1। यहाँ पर है आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है -1। सो आयोटा की पावर 135 की जो वैल्यू है वो है आपकी माइनस आयोटा। आप किसी भी नंबर का, किसी भी पावर का वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 4 नंबर मैंने आपको बताए हैं वही, उन चारों में से ही हमेशा कोई ना कोई आंसर आएगा और वही बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। अब सेकंड करते हैं हम। Second is find the real value of x and y if again this one complex number is equals to this one complex number, ठीक है। इसमें आपको x और y का वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल है इट मीन्स जो इनकी रियल पार्ट है वो आपस में इक्वल है, ये देखिए, और जो इमेजनरी पार्ट है दोनों के वो आपस में इक्वल है। इमेजनरी पार्ट जब आप इक्वल करेंगे तो उसमें आपको आयोटा नहीं लिखना है, सिर्फ जो नंबर है आयोटा के जो कोफिशिएंट्स है सिर्फ वही लिखा जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको पता है आप एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपने लास्ट ईयर सीखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फिर से रिपीट नहीं किया है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और आगे आपको जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी स्टार्टिंग में सिर्फ आपको नया कंसेप्ट है, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चंस बुक ने दिए हैं, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ा है। हम इमेजिनरी नंबर को ऐसे ही छोड़ देते थे बिना सॉल्व किए, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट नहीं था 10th स्टैंडर्ड तक। पर अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है, तो हम इसे आगे पढ़ेंगे। अब इसकी कुछ इक्वालिटीज़ होती है जो मैंने अभी आपको बताया, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं उसे। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है इट मीन्स दैट उनके रियल पार्ट इक्वल है और इमेजनरी पार्ट इक्वल है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया। एक स्टार पॉइंट है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वी कैनॉट कंपेयर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। क्या मतलब है कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो आप ये नहीं बता सकते कि विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर, ओके। जैसे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आप बोलेंगे कि इसका जो रियल पार्ट है वो 3 है और इसका 5 है, और इसका इमेजिनरी नंबर 2 है और इसका 4 है, इट मीन्स दैट Z2 जो है वो Z1 से बड़ा है। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है वो इनइक्वालिटी वाला जो केस है, मतलब ग्रेटर है या स्मॉलर है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ये कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है। इसलिए ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स दैट रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट इक्वल है, लेकिन हम इसमें विच इज़ ग्रेटर विच इज़ स्मॉलर ये कंसेप्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइंड नहीं करते हैं, ओके। आगे चलते हैं। अब है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट में है a क्रॉस b, तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इनटू अंडर रूट a क्रॉस अंडर रूट b, ठीक है। इफ a एंड b इज इक्वल्स टू पॉजिटिव और लीस्ट और एटलीस्ट एनी वन पॉजिटिव, ठीक है। ये जो दोनों नंबर हैं आपके a और b, ये या तो दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए या तो फिर इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर a और b दोनों ही नेगेटिव है तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पे फॉलो नहीं करता। मतलब अंडर रूट a क्रॉस b जो है वो अंडर रूट a मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट b के इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको और याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे कभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें यूज़ होता है ये, कि इफ़ a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, या इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हम अंडर रूट a क्रॉस b को अंडर रूट a क्रॉस अंडर रूट b लिख सकते हैं। बट अगर दोनों ही नेगेटिव है तो अंडर रूट a क्रॉस b कभी भी इस प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हमें पढ़ना है एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने रियल नंबर्स में एल्जेब्रा एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है हमने पढ़ा है। बट अब हमें इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ना है कि एल्जेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कैसे होते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अज्यूम दैट दिस इज टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Z1 है और ये Z2 है। तो इन दोनों का जो प्लस है वो कैसे होगा, जो रियल नंबर है उनका एडिशन होता है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका एडिशन होता है, मतलब उनके जो कोफिशिएंट्स है उनका एडिशन होता है। ठीक है, रियल रियल ऐड होंगे और जो इमेजरी पार्ट है वो दोनों आपस में ऐड होंगे। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में होता है कि अगर दो आपके पास रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका जब आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमेशा रियल पार्ट का ही दूसरे रियल पार्ट के साथ सब्सट्रैक्शन होगा और जो इमेजरी पार्ट है उन दोनों का आपस में सब्सट्रैक्शन होगा। मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन में आप जैसे अभी तक मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही होगा, जैसे x का a के साथ भी होगा। अब ये जो रियल पार्ट है इसका मल्टीप्लिकेशन आपको इस इमेजनरी पार्ट के साथ भी करना है। मल्टीप्लिकेशन में दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है ये, इसी तरीके से यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये हमारी क्वांटिटी माइनस में चली जाएगी। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे रियल पार्ट, इसलिए इनको हम साथ में रखेंगे और ये हो जाएंगे हमारे इमेजनरी पार्ट। तो जो इनका प्रोडक्ट है वो कैसे निकलता है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में निकलेगा, मतलब a जो है आपका रियल पार्ट रहेगा और इमेजरी पार्ट को हम साथ में रखेंगे। इस तरीके से होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कंसेप्ट, क्योंकि इस कंसेप्ट में एक नया इंट्रोड्यूस होता है वर्ड, दैट इज कॉन्जुगेट। ठीक है, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करते हैं तो ये जो डिवाइड होता है मतलब डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगर आपके पास आयोटा है मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम एग्जैक्टली उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब रियल नंबर में जिस चीज़ को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में वही चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, पिछले बार आपने रियल नंबर पढ़े थे और उसमें क्या किया था कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी नेगेटिव या अंडर रूट में कोई वैल्यू आती है तो आप उसको क्या करते थे, आप उसका रैशनलाइजेशन करते थे अपोजिट साइन से। सेम हमें यही करना है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा में कोई नंबर है, तो हम उसको अपोजिट साइन से, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों तरफ हम इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा। डिनोमिनेटर में हमेशा a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ही आइडेंटिटी अप्लाई होगी डिनोमिनेटर में। जब हम इसे सॉल्व करेंगे फिर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट का कंसेप्ट क्या है, प्लस जो साइन है हम इसको इस तरीके से लिखते हैं z और इसका बार। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसका कॉन्जुगेट हो जाता है z बार। तो इसका बार मतलब जो रियल पार्ट है उसका साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। इसका आगे बहुत यूज़ होगा, हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसलिए आप उसको प्लीज़ अच्छे से याद कीजिए। अब जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगेन हमारे पास एक रियल पार्ट मिला हमें प्लस एक इमेजनरी पार्ट मिला और डिनोमिनेटर में हो गया हमारा a स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर जो है वो हो जाएगा कन्वर्ट, माइनस में नहीं ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये है माइनस का b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आयोटा स्क्वायर भी है और आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1, सो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। नाउ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने जो पढ़ा वो था हमारे एडिशन सब्सट्रैक्शन, मतलब जो अलजेब्रा के हमारे ऑपरेशन है वो किस तरीके से काम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनमें किस तरीके से अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। अगर ये आप अच्छे से समझ लेंगे ना तो आगे आपके क्वेश्चंस जो है उसमें ना तो आपको कोई डाउट होगा और बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके पूछे जाते हैं, तो इसके लिए कंसेप्ट बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी। एक बात और है इसमें कि जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई होती हैं। सब्सट्रैक्शन और जो डिवीजन है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत कम इसमें अप्लाई होती है, इनफैक्ट नहीं के इक्वल आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ये सिर्फ एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं अप्लाई होती है। उसके कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें वो अप्लाई होंगे और वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो सबसे पहले है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन के लिए
आपको जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z, मतलब जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे तो उसके रिजल्ट में आपको एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, जब भी आप एडिशन करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, यू विल अगेन गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको रिजल्ट में एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो है वो आपको रियल नंबर मिल जाएगा, उसमें भी आयोटा की वैल्यू जो है वो इमेजरी पार्ट प्रेजेंट होगा। सिमिलरली है, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, सेकंड और फर्स्ट के एडिशन के इक्वल, मतलब Z1 Z2 जो है वो Z2 Z1 आप कोई भी पहले रख दीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। सेम विद द मल्टीप्लिकेशन, दो का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन दोनों के इक्वल होगा, चाहे Z1 पहले रखिए या Z2 पहले रखिए, यू विल गेट द सेम आंसर। थर्ड है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है एडिशन भी और सब्सट्रैक्शन भी, जिसे Z1 प्लस Z2 है और उसके साथ प्लस Z3 है, तो ये किसके इक्वल होगा, Z2 प्लस Z3 और प्लस में ही Z1, मतलब तीनों का जो एडिशन है आप किसी भी तीनों में से किसी भी पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, फिर थर्ड वाले को करेंगे तो भी यू विल गेट द सेम आंसर। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी है, पहले दो का मल्टीप्लिकेशन करके तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर पहले दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन करके पहले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो भी यू विल गेट द सेम आंसर। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये थोड़ा अच्छे से समझना ज़रूरी है। एडिशन के लिए क्या होता है, एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होती है ज़ीरो। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमें एज इट इज़ वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, इसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर आपको आगे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी तो इट विल बी ज़ीरो फॉर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगेन वही आंसर मिलता है Z, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा सेम। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है, ये आप एक्चुअली लास्ट 8th और 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है आपने, पर वो रियल नंबर्स के लिए पढ़ा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगह अलग अलग है। अब है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है एडिशन के लिए, यू विल गेट ज़ीरो व्हेन, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव साइन के साथ जब आप इसका एडिशन करेंगे देन यू विल गेट ज़ीरो, तो इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी है ज़ीरो, लेकिन एडिटिव इनवर्स है एग्जैक्ट ऑपोजिट साइन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्योंकि आपको रिजल्ट में ज़ीरो चाहिए। सेम मल्टीप्लिकेशन के साथ आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेम मल्टीप्लिकेशन उसके इन्वर्स के साथ करेंगे, मतलब 1 अपॉन के साथ करेंगे, तभी आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे z टू दी पावर -1 जो है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, बच्चे कई बार इसी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स है -z और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है z टू दी पावर -1, या फिर आप इसको 1 अपॉन z भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ें याद करना है अच्छे से। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक और लॉ है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। Z1 है मल्टीप्लिकेशन में Z2 प्लस Z3 के साथ, तो ये किसके इक्वल है, Z1 का मल्टीप्लिकेशन Z2 के साथ कीजिए प्लस Z1 का मल्टीप्लिकेशन Z3 के साथ कीजिए, ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली अगर Z1 Z2 एडिशन में है और Z3 उसके मल्टीप्लिकेशन में है तो अगेन Z3 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ होगा, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों के लिए साथ में अप्लाई होता है। नाउ वी विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस। इसमें ये जो 2-3 क्वेश्चंस हैं मैं इनको और कवर करूँगी, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और बाकी का आगे का कंसेप्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। जैसे फर्स्ट है आपका फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम इसको अज्यूम करते हैं z, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो z है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1 अपॉन z, तो हमें 1 अपॉन z की वैल्यू निकालनी है। तो 1 अपॉन z कैसे होगा, 1 अपॉन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 -
3√3। अब मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा है तो आपको उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कॉन्जुगेट मतलब यहाँ माइनस है, तो यहाँ ऊपर नीचे हम प्लस साइन लेके सेम नंबर लेंगे। 2 + 3 आयोटा, यहाँ पे था 2 - 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे तो 1 है, तो 1 × ये एज इट इज़ आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a² - b²। ठीक है, न्यूमरेटर विल बी एज इट इज़। दिस इज 2 × 2 = 4, दिस इज -3 × 3 = 9 एंड आयोटा स्क्वायर। अभी जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 4 + 9, तो ये आ गया 2 + 3 आयोटा अपॉन 13। अब आप देखिए डिनोमीटर में हमारे पास एक रियल नंबर है, सो दिस विल बी आवर आंसर। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब 1/z की वैल्यू क्या है आपके पास 2 + 3 आयोटा अपॉन 13, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। फाइंड द डिवीजन अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।